और सबसे पहले बात करेंगे राज्यपाल के उस बयान की जिसकी वजह से महाराष्ट्र में सियासी उबाल नजर आ रहा है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर बवाल लगातार जारी है। अपने बयान पर राज्यपाल कोश्यारी ने सफाई भी दी है। बोले, मेरा मराठियों के अपमान का कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस गुजरातियों राजस्थानियों के योगदान की प्रशंसा कर रहा था। मुंबई के अंधेरी में कार्यक्रम में की थी मारवाड़ी गुजराती समुदाय की प्रशंसा। कहा था वे जहां भी जाते हैं उस जगह के विकास में योगदान करते हैं। अगर महाराष्ट्र में इन्हें हटा दिया जाए तो महाराष्ट्र के पास कोई पैसा नहीं बचेगा और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी नहीं कहा जाएगा। कोश्यारी के इस बयान ने महाराष्ट्र में खड़ा कर दिया राजनीतिक तूफान। शिवसेना, कांग्रेस और मनसे ने इस बयान को मराठी गौरव को आहत करने वाला बताया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने की राज्यपाल के इस्तीफे की मांग। तो लगातार सियासी बवाल इस बयान को लेकर के उठता ही जा रहा है। तो वहीं राज्यपाल की ओर से इसको लेकर सफाई भी दी गई। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। अब बात करेंगे आरोपों के बीच दिल्ली सरकार के अहम फैसले की। तो 6 महीने तक लागू रहेगी पुरानी आबकारी नीति। सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद बैकफुट पर आई है दिल्ली सरकार। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, सोमवार से दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति लागू होगी। नई नीति तैयार होने तक पुरानी नीति के तहत शराब की बिक्री की जाएगी। दिल्ली सरकार पर है नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप। ये तमाम आरोप और इन्हीं आरोपों के बीच दिल्ली सरकार ने यह अहम फैसला लिया है और बड़ा फैसला लिया है। 6 महीने तक लागू रहेगी पुरानी आबकारी नीति। सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली सरकार बैकफुट पर आ गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, सोमवार से दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति ही लागू होगी। नई नीति तैयार होने तक पुरानी नीति के तहत शराब की बिक्री की जाएगी। दिल्ली सरकार पर है नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार का आरोप। यही वजह कि दिल्ली सरकार बैकफुट पर आई है। पुरानी नीति ही लागू फिलहाल रहेगी। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म के अनोखे मामले की। तो जशपुर जिले की 22 वर्षीय लड़की ने किया है नाबालिग लड़के से रेप। आरोपी लड़की के खिलाफ दुष्कर्म और बंधक बनाने के अपराध में केस दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश के एक ईंट भट्टे पर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। पत्थल गांव पुलिस ने आरोपी लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ की। लड़की ने अपराध कबूल कर लिया है। कोर्ट ने आरोपित को भेजा है न्यायिक हिरासत में। लड़के के पिता की शिकायत पर 28 जुलाई 2022 को ये मुकदमा दर्ज हुआ था। नवंबर 2021 की बताई जा रही है ये पूरी घटना। तो छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म का अनोखा मामला सामने आया है। जशपुर जिले की 22 वर्षीय लड़की ने नाबालिग लड़की से रेप किया है। आरोपी लड़की के खिलाफ दुष्कर्म और बंधक बनाने के अपराध में केस दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश के एक ईंट भट्टे पर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। पत्थल गांव पुलिस ने आरोपी लड़की को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ भी की तो वही लड़की ने अपराध कबूल कर लिया। कोर्ट ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेजा है। लड़की के पिता की शिकायत पर 28 जुलाई 2022 को दर्ज हुआ था मुकदमा। नवंबर 2021 की बताई जा रही है ये पूरी घटना। भीष्म ने की है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। मुकेश खन्ना ने हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, हिंदुस्तान में रहकर अपने आप को इंडियन कहना गलत है, तो वहीं देश को इंडिया कहलवाना बहुत हो गया है। ये तो उसी दिन हो जाना चाहिए था जिस दिन पाकिस्तान बना। ट्वीट के साथ मुकेश खन्ना ने अपने YouTube चैनल का लिंक भी डाला है जिसमें उनके साथ नजर आ रहे हैं जगत गुरु परमहंस आचार्य। मनोरंजन जगत का एक जाना पहचाना नाम है मशहूर एक्टर मुकेश खन्ना। उन्हें पितामह, भीष्म और शक्तिमान के रूप में भी जानते हैं लोग। तो मुकेश खन्ना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो ऐसे में ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। चर्चाओं का दौर भी इसको लेकर के जारी है और कहा यही जा रहा है कि भीष्म की ओर से ये विशेष अपील की गई है। अब बात करेंगे अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर संबोधित किया। कहा ये समय हमारी आजादी के अमृत काल का समय है। ये समय उन संकल्पों का समय है जो अगले 25 सालों में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की तरह देश की समृद्ध यात्रा में ईज ऑफ जस्टिस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी भी समाज के लिए जुडिशियल सिस्टम तक एक्सेस के साथ जस्टिस डिलीवरी भी जरूरी है।
इसमें एक अहम योगदान जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। बीते 8 सालों में देश के न्यायिक ढांचे को मजबूत करने के लिए तेज रफ्तार से काम किया। हमारी न्यायिक प्रणाली न्याय के प्राचीन भारतीय मूल्यों को लेकर प्रतिबद्ध है और वो 21वीं सदी की हकीकतों से मेल खाने को भी तैयार है। ई-कोर्ट्स मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट्स शुरू की जा रही है। ट्रैफिक वायलेशन जैसे अपराधों के लिए 24 घंटे कोर्ट्स ने काम करना शुरू कर दिया है। लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी किया जा रहा है। एक आम नागरिक संविधान में अपने अधिकारों से परिचित हो, अपने कर्तव्यों से परिचित हो, उसे अपने संविधान और संवैधानिक संरचनाओं की जानकारी हो, रूल्स रेमेडीज की जानकारी हो। इसमें भी टेक्नोलॉजी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रहा और साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया किस तरीके से दिन प्रतिदिन नवाचार किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के समावेश से जुडिशरी कितनी आसान हो सकती है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया और साथ ही किस तरीके से जस्टिस की डिलीवरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात भी उन्होंने संबोधन के दौरान कही। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में भारतीय खिलाड़ियों का कमाल। वेटलिफ्टिंग में संकेत ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। चोटिल होने के बावजूद स्वर्ण के लिए उन्होंने प्रयास किया। स्नैच में 113 केजी और क्लीन एंड जर्क में 135 केजी भार उठाया। रजत पदक जीतने के बाद संकेत सरगर ने कहा, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये पदक आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है संकेत सरगर को बधाई। अब सोचिए संकेत का जोश कितना ज्यादा होगा कि जब वो चोटिल हो गए उसके बावजूद भी उन्होंने देश का मान बढ़ाने के लिए स्वर्ण पदक जीता। फिर भी सिल्वर मेडल उन्होंने हासिल कर लिया है और इस सिल्वर मेडल को भी उन्होंने उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित किया है जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पाए। अब बात करेंगे नई फिल्म पर नए विवाद की। तो अभिनेता अक्षय कुमार पर राम सेतु की छवि बिगाड़ने का आरोप है। अक्षय की अपकमिंग फिल्म राम सेतु पर सुब्रमण्यम स्वामी ने निशाना साधा है। कहा, अक्षय की फिल्म में राम सेतु को लेकर गलत तथ्य दिखाए जा रहे हैं। अगर अक्षय कुमार विदेशी नागरिक है तो हम उनकी गिरफ्तारी और उन्हें देश से बेदखल करने के लिए कह सकते हैं। स्वामी ने ट्वीट पर फिल्म मेकर्स और अक्षय पर केस करने की बात कही है। मैं अक्षय और उनकी कर्मा मीडिया के खिलाफ केस दर्ज करवाने वाला हूं। उन्होंने अपकमिंग फिल्म राम सेतु को गलत तरीके से पेश किया है। उनकी इस फिल्म से राम सेतु की छवि को नुकसान पहुंचता है। मेरे वकील सत्य सभरवाल केस का ड्राफ्ट फाइनल कर चुके हैं। तो नई फिल्म पर नए विवाद की बात हम कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभिनेता अक्षय कुमार पर राम सेतु की छवि बिगाड़ने का आरोप लगा है। अक्षय की अपकमिंग फिल्म राम सेतु पर सुब्रमण्यम स्वामी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा, अक्षय की फिल्म में राम सेतु को लेकर गलत तथ्य दिखाए जा रहे हैं। अगर अक्षय कुमार विदेशी नागरिक हैं तो हम उनकी गिरफ्तारी और उन्हें देश से बेदखल करने के लिए कह सकते हैं। स्वामी ने ट्वीट कर फिल्म मेकर्स और अक्षय पर केस करने की बात कही। मैं अक्षय और उनकी कर्मा मीडिया के खिलाफ केस दर्ज करवाने वाला हूं। उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म राम सेतु को गलत तरीके से पेश किया है। उनकी इस फिल्म से राम सेतु की छवि को नुकसान पहुंचा है। मेरे वकील सत्य सभरवाल केस का ड्राफ्ट फाइनल कर चुके हैं। तो वहीं कहा यह भी जा रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने पर है अक्षय। अभिनेता अक्षय कुमार पर राम सेतु की छवि बिगाड़ने का आरोप है। स्वामी ने कहा, खिलाड़ी पर केस करेंगे, देश से निकालने की मांग भी करेंगे। अक्षय की फिल्म में राम सेतु को लेकर गलत तथ्य दिखाए जा रहे हैं। स्वामी ने ट्वीट कर कही फिल्म मेकर्स और अक्षय पर केस करने की बात। कहा, मेरे वकील सत्य सभरवाल केस का ड्राफ्ट फाइनल कर चुके हैं। फिल्म राम सेतु में एक आर्कियोलॉजिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं अक्षय, जो कर रहा है भारत श्रीलंका के बीच बने राम सेतु की सच्चाई पता लगाने पर काम। जून 2022 के औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बढ़ोतरी। अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्योगिक श्रमिक 0.2 अंक बढ़ा है, तो वहीं 129.2 अंक पहुंचा है अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.16% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि एक वर्ष पूर्व इन्हीं 2 महीनों के बीच 0.91% की वृद्धि दर्ज की गई। सूचकांक में दर्ज वृद्धि में अधिकतम योगदान खाद्य एवं पेय समूह का रहा, जिसने कुल बदलाव को 0.20% से प्रभावित किया। केंद्र स्तर पर पुडुचेरी के सूचकांक में अधिकतम 2.6 अंक की वृद्धि रही। अमृतसर और त्रिपुरा में क्रमशः 2.2 एवं 2.0 अंक की वृद्धि दर्ज की गई।
अन्य 15 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक, 33 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच वृद्धि रही। इसके विपरीत संगरूर में अधिकतम 2.4 अंक की कमी रही। अन्य 5 केंद्रों में 1 से 1.9, 25 केंद्रों में 0.1 से 0.9 तक की कमी दर्ज की गई। शेष 6 केंद्रों के सूचकांक स्थिर रहे। जून 2022 के लिए मुद्रास्फीति दर पिछले महीने के 6.97% रही। गत वर्ष के इसी माह के 5.57% की तुलना में 6.16% रही। खाद्य स्फीति दर पिछले माह के 7.92% रहा। एक वर्ष पूर्व इसी माह के 5.61% की तुलना में 6.73% रहा। तीसरा सीतलवाड़ आरबी श्रीकुमार की जमानत याचिका खारिज। अहमदाबाद सत्र न्यायालय ने खारिज की है जमानत याचिका। अदालत को पहले शुक्रवार को सुनाना था आदेश, लेकिन उसने इसे शनिवार तक के लिए कर दिया था स्थगित। दोनों आरोपियों ने एसआईटी की ओर से लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। तो बेहद अहम ये पूरा मसला, तीसरा सीतलवाड़ आरबी श्रीकुमार की जमानत याचिका खारिज हो गई। अहमदाबाद सत्र न्यायालय ने खारिज की है जमानत याचिका। अदालत को पहले शुक्रवार को सुनाना था आदेश, लेकिन उसने इसे शनिवार तक के लिए कर दिया था स्थगित। दोनों आरोपियों ने एसआईटी की ओर से लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। आईपीएस राकेश अस्थाना को 6 महीने का एक्सटेंशन। 6 महीने और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने रहेंगे अस्थाना। 31 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा था अस्थाना का कार्यकाल। सेवा विस्तार को लेकर पिछले कुछ समय से लगाए जा रहे थे कयास। अब केंद्र सरकार ने लगाया है इन सभी अटकलों पर विराम। गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं राकेश अस्थाना। तो ये बड़ी और अहम खबर अपने आप में, क्योंकि जिस तरीके से आईपीएस राकेश अस्थाना को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है, तो ऐसे में आपको बता दें कि 6 महीने और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने रहेंगे अस्थाना। 31 जुलाई 2022 को अस्थाना का कार्यकाल खत्म हो रहा था। सेवा विस्तार को लेकर पिछले कुछ समय से कयास भी लगाए जा रहे थे। अब केंद्र सरकार ने लगाया है इन सभी अटकलों पर विराम। गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी है राकेश अस्थाना। सरकार ने नशीले पदार्थों के प्रति अपनाई है जीरो टॉलरेंस की नीति। अमित शाह नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार इस संकट को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके परिणाम दिख रहे हैं। स्वस्थ समाज और समृद्ध राष्ट्र के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है। ड्रग्स युवा पीढ़ी पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ये दीमक की तरह नुकसान पहुंचाते हैं। सरकार इस संकट को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। नशीले पदार्थों को न केवल सेवन करने वालों पर, बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और देश की सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमें इसे पूरी तरीके से खत्म करना होगा। तो नशीले पदार्थों को लेकर अमित शाह की ओर से ये बात कही गई, और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि सरकार ने नशीले पदार्थों के प्रति अपनाई है जीरो टॉलरेंस की नीति। तो वहीं अमित शाह का कहना भी कुछ ऐसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई वितरण योजना का शुभारंभ किया है। एनटीपीसी की विभिन्न ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सोलर रूफटॉप पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। कहा, अगले 25 सालों में भारत की प्रगति को गति देने में एनर्जी और पावर सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी सेक्टर की मजबूती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों में अहम है। आज स्थापित सौर क्षमता के मामले में भारत दुनिया के टॉप 4 से 5 देशों में है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में से अनेक आज भारत में है। इसी कड़ी में आज 2 और बड़े सोलर प्लांट्स देश को मिले हैं। तेलंगाना, केरल में बने ये प्लांट्स देश के पहले और दूसरे नंबर के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे होने तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तैयार करने का संकल्प लिया था। अभी तक नॉन फोसिल सोर्स से लगभग 170 गीगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल की जा चुकी है। पिछले 8 सालों में देश में लगभग 1,70,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता जोड़ी गई है। वन नेशन वन पावर ग्रिड आज देश की ताकत बन चुका है। पूरे देश को जोड़ने के लिए लगभग 1,70,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई गई। लद्दाख और गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन की 2 बड़ी परियोजनाओं पर आज से काम शुरू हो रहा है। लद्दाख में लग रहा प्लांट
देश में गाड़ियों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। ये देश की पहली परियोजना होगी जो ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ट्रांसपोर्ट के कमर्शियल इस्तेमाल को संभव बनाएगा। हमारा वितरण सेक्टर में घाटा डबल डिजिट में है। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि वितरण कंपनियों को पैसा समय से मिला हो। राज्य सरकारों पर इन कंपनियों का भारी भरकम बकाया है। राज्यों का अलग अलग तरह से इन कंपनियों का 2.5 लाख करोड़ रुपए बकाया है। इसलिए मैं कहता हूं कि राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र नीति और राष्ट्र निर्माण का सवाल है। जिन राज्यों का बकाया बाकी है, मेरा उनसे आग्रह है कि वो अपना बकाया खत्म करें। भगवा में हुई विक्रमादित्य की नगरी पटना में आज से भाजपा की संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। भाजपा से जुड़े सभी 7 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल। करीब 350 पदाधिकारी और 750 प्रतिनिधि सम्मेलन में मौजूद। पटना के ज्ञान भवन की तरफ जाने वाली सड़कें हुई है भगवा में। भाजपा के झंडों, पोस्टरों, बैनरों से पटा हुआ है पटना शहर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने की शिरकत। 2024 के चुनाव के सिलसिले में महत्वपूर्ण है 2 दिवसीय बैठक। तो यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एक बड़ा शंखनाद यहां पर हुआ है, तो कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर ये शंखनाद नजर आ रहा है। क्या झारखंड में नए सिरे से चुनाव की तैयारी? झारखंड विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल का समय बाकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की विभिन्न इकाइयां ट्विटर पर सक्रिय है। ट्विटर पर लगातार ट्रेंड करवाया जा रहा है, हेमंत नहीं तो कौन। एक खनन ठेके में चुनाव आयोग से मिल चुका अयोग्यता का नोटिस। सोरेन के खिलाफ एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। ऐसे में हेमंत सोरेन के लीक से हटकर मंथन के संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के घटनाक्रम को देखते हुए भी सोरेन कर सकते हैं विचार। समय से पहले झारखंड के चुनाव की सिफारिश कर सकते हैं सोरेन। तो समय से पहले झारखंड के चुनाव की सिफारिश सोरेन कर सकते हैं। तो अपने आप में बेहद अहम ये पूरा मसला, और जिस तरीके से ट्रेंड कर रहा है सोरेन नहीं तो कौन, या कहें कि हेमंत नहीं तो कौन, तो इस तरीके से ये ट्रेंड चलाया जा रहा है। ट्विटर पर लगातार ये ट्रेंड भी कर रहा है। AISSC चीफ नसरुद्दीन चिश्ती ने की PFI पर बैन की मांग। अंतर धार्मिक सद्भाव मीटिंग में नसीरुद्दीन चिश्ती ने जाहिर की है मंशा। अंतर धार्मिक सम्मेलन में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु हुए हैं शामिल। कहा, जब कोई घटना होती है तो हम निंदा करते हैं, कुछ करने का समय आ गया है। कट्टरपंथी संगठनों पर लगाम और प्रतिबंध लगाने के लिए समय की जरूरत है, चाहे वो कोई भी कट्टरपंथी संगठन हो। अगर उनके खिलाफ सबूत है तो उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। ऑल इंडिया सूफी सज्जादनशीन काउंसिल के चीफ है नसीरुद्दीन चिश्ती। अंतर धार्मिक सद्भाव सम्मेलन में NSA अजीत डोभाल की खरी। अजीत डोभाल ने कहा, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। नसीरुद्दीन चिश्ती साहब ने अच्छे से बात रखी है, हमारी एकता बरकरार रहे। हमारे देश की तरक्की का फायदा हर धर्म और मजहब को मिलना चाहिए, लेकिन चंद लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। दुनिया में संघर्ष का माहौल पैदा हो रहा है। अगर हमें उस माहौल का मुकाबला करना है तो देश की एकता को एक साथ बनाए रखना जरूरी है और सशक्त मुल्क की तरह आगे बढ़े। पिछले कुछ सालों से देश जो तरक्की कर रहा है, इसका जो लाभ होगा वो हर हिंदुस्तानी को होगा। चंद लोग धर्म या विचारधारा के नाम पर लोगों में हिंसा या संघर्ष पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो चुपचाप सहना नहीं, जमीन पर काम करना होगा। हमें अपने पैगाम को घर ले जाना होगा। हमें अपने मुल्क पर गर्व है। देश की तरक्की में हर धर्म और मजहब का योगदान है। सोने चांदी में शानदार तेजी। इस हफ्ते सोना 663 रुपए महंगा हुआ है। इस हफ्ते की शुरुआत यानी 25 जुलाई को 50,803 रुपए पर था सोना, जो अब 51,466 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 3,152 रुपए चढ़कर 57,500 के पार निकल गई है। चांदी 54,402 रुपए से बढ़कर 57,553 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है।